नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलसेड़ा अलीगढ़, कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 2 के आज के व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एस ब्लॉक तत्व के व्याख्यान 7 में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पिछले व्याख्यान में जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे वर्ग 2 के तत्व अर्थात क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी सामान्य परिचय, भौतिक गुण और इनके बहुत सारे रासायनिक गुणों के बारे में एवं इनके उपयोगों के बारे में आपसे विस्तृत रूप से चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में आपसे की थी। आज के व्याख्यान में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है वे बिंदु हैं क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण और बेरिलियम का असंगत व्यवहार। ये आज के चर्चा के बिंदु होंगे। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला हमारा कंपाउंड होगा ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्षारीय मृदा धातु वायु में जलकर मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कोई भी क्षारीय मृदा धातु हमारे पास है, इमेजिन कीजिए मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उससे क्रिया करेगी, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस कर लेंगे। इसी प्रकार अन्य क्षारीय मृदा तत्व जैसे बेरिलियम है, कैल्शियम है, ये भी वायु में जलकर क्या देते हैं? मोनोऑक्साइड्स देते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर अन्य क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड की संरचना रॉक साल्ट यानी जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है उस तरह की होती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना है, ये संरचना किसकी है? मैग्नीशियम। ये जो रेड कलर का आयन आपको दिखाया हुआ है ये ऑक्साइड आयन है और जो ब्लैक कलर का आयन आपको दिखाया हुआ है ये मैग्नीशियम का आयन है। इसकी संरचना बिल्कुल रॉक साल्ट की तरह होती है। बेरिलियम ऑक्साइड की संरचना रॉक साल्ट की तरह नहीं होती। बेरिलियम ऑक्साइड की प्रकृति सहसंयोजक होती है यानी कोवलेंट इन नेचर होता है। इन यौगिकों की संभवन ऊष्माएं उच्च होती हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन इनकी हाई होती है। यही कारण है कि ये ऊष्मा के प्रति बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। प्यारे बच्चों, बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि बेरिलियम ऑक्साइड क्षार और अम्ल दोनों के समान व्यवहार करता है, जबकि अन्य जो क्षारीय मृदा तत्व होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास, ये अम्ल से रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस कर लेंगे। तो चूंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने अम्ल से क्रिया की है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है इसीलिए तो अम्ल से क्रिया हुई, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। अर्थात बेरिलियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा, बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। इसी प्रकार बेरिलियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा यानी NaOH से क्रिया करेगा जो कि क्षार है तो सोडियम बेराइट बनेगा। तो यहाँ देखते हैं जब बेरिलियम ऑक्साइड HCl से क्रिया करता है तो यहाँ पर कैसी प्रकृति है? इसकी क्षारीय प्रकृति है। और जब ये क्षार से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड कैसा है? अम्लीय प्रकृति का है। क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड ने अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति यहाँ दर्शाई हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? बेरिलियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक होती है। क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अल्प विलेय हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। कोई भी हमारे पास क्षारीय मृदा धातु का ऑक्साइड है, एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
ये जल से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये कैसे होते हैं? अल्प विलेय, अल्प विलेय। क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड्स अल्प विलेय होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइडों की विलेयता, तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। यानी हम क्रम से देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे ज्यादा विलेयता किसकी होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे ज्यादा किसकी होगी? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और इससे ज्यादा किसकी होगी? बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार इनका तापीय स्थायित्व भी बढ़ेगा, इसी प्रकार इनकी जो क्षारीय प्रकृति है वो भी बढ़ेगी। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय मृदा तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की विलेयता बढ़ती है, उनका तापीय स्थायित्व बढ़ता है और उनकी क्षारीय प्रकृति भी बढ़ जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षार धातुओं के संगत हाइड्रोक्साइडों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। एक तो है MgOH होल ट्वाइस, एक आपके पास कास्टिक सोडा है। तो ये स्टेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यानी ये लेस स्टेबल है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम हैलाइड के अतिरिक्त अन्य क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों की प्रकृति आयनिक होती है। बेरिलियम जो हैलाइड्स होते हैं ये कोवलेंट होते हैं, यानी सहसंयोजक होते हैं, और इसी कारण ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यानी बेरिलियम क्लोराइड ये कैसा है? सहसंयोजक। जबकि जो अन्य है, मान के चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें या कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, तो इस तरह से ये आयनिक होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है। देखिए बेरिलियम क्लोराइड जो होता है ये एक श्रृंखला के रूप में है। बेरिलियम दूसरे बेरिलियम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है 263 पिकोमीटर की होती है, और बेरिलियम और क्लोराइड और बेरिलियम के बीच में जो एंगल होता है ये एंगल ये 82 डिग्री का होता है। और जो बेरिलियम और क्लोरीन की जो बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये कितनी होती है? 202 पिकोमीटर की होती है। और ये एक श्रृंखला संरचना यानी चेन जो स्ट्रक्चर होता है इसका होता है बेरिलियम क्लोराइड का। वेपर फेस में यानी वाष्प अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड क्लोरो ब्रिज बनाता है, और यहाँ पर डाइमर यानी दो अणु की फॉर्म में बनाता है। BeCl2 दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक डाइमर बनाते हैं, और ये ब्रिज स्ट्रक्चर है। इस तरह से ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि 1200 केल्विन से उच्च ताप पर एक रेखीय एकलक यानी लीनियर मोनोमर मिलता है। बारह केल्विन से उच्च ताप पर क्या मिलता है? लीनियर मोनोमर रेखीय एकलक प्राप्त हो जाता है। ये लीनियर मोनोमर है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड हाइड्रेट का मतलब है ये इसमें कितने अणु क्रिस्टलीय जल के हैं और कितनी आसानी से इनको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? इनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो कितनी कितनी होती है। ये आपके पास है बेरिलियम के लिए, मैग्नीशियम
ये बेरिलियम के लिए, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम के लिए होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम किसकी यहाँ पर, बेरियम की है। तो इस तरह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इनके जो जल योजित हैलाइड हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के जल योजित क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का निर्जलीकरण किया जा सकता है और इन्हें गर्म किया जा सकता है। कैल्शियम क्लोराइड है जिसमें 6 अणु क्रिस्टलीय जल के हैं, इसको हम गर्म करें तो 6 अणु निकल जाएंगे और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा। जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के संगत जलयोजित हैलाइडों का जल अपघटन हो जाता है। यहाँ तो निर्जलीकरण होता है, पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये जो अपघटित हो जाते हैं, जो MgCl2 है ये MgO और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर CaCl2 एज इट इज रहता है और ये पानी बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, गर्म करने पर ये अपघटित हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये निर्जलीकृत हुआ है। ये डिफरेंस भी होता है कि जो कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम 3 ऐसे होते हैं जिनका निर्जलीकरण होता है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम के संगत जलयोजित जो हैलाइड्स होते हैं उनका होता है जल अपघटन। क्षारीय उच्च जालक ऊर्जा के कारण क्षारीय मृदा तत्वों के फ्लोराइड क्लोराइड की तुलना में कम विलेय होते हैं। जो फ्लोराइड्स होते हैं जैसे CaF2 है और दूसरा CaCl2 है, तो विलेयता किसकी कम है यहाँ पर, फ्लोराइड की। इसका रीजन क्या है कि इनकी जो जालक ऊर्जा है, लेटिस जो एनर्जी होती है वो किसकी ज्यादा है, वो कैल्शियम फ्लोराइड की ज्यादा है। तो इसीलिए ये कम विलेय है और ये अधिक विलेय होते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास ऑक्सो अम्लों के लवण, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। क्षारीय मृदा धातु ऑक्सो अम्लों के लवण भी बनाते हैं। ऑक्सो अम्ल कौन से होते हैं, जैसे H2CO3 और H2SO4। इनमें क्या होता है, जो सेंट्रल एटम जो होता है उस पर क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा रहता है और उसी पर क्या होता है, एक O ग्रुप भी लगा होता है। जैसे H2CO3 की बात करते हैं तो COH भी लग रहा है, इस पर एक और OH लग रहा है और डबल बॉन्ड के साथ O लग रहा है, तो इस पर हाइड्रोक्सिल समूह भी लग रहा है और O भी लग रहा है। इसी प्रकार H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 पर ऑक्सो ग्रुप भी लग रहा है और OH भी लग रहा है। तो ये है आपके पास जो ऑक्सो अम्ल। तो ये क्षारीय मृदा धातु हैं, ऑक्सो अम्लों के लवण भी बनाती हैं। कैसे बनाते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट, जो कि जल में अविलेय होते हैं, जिन्हें इन तत्वों के विलेय लवणों के विलयन में सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाकर अपक्षेपित किया जा सकता है। इन तत्वों के कोई भी विलेय लवण है उनमें हमने क्या मिला दिया, सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट का विलयन डाला और उससे इनके कार्बोनेट प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सभी कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट अस्थायी होता है, जिसे केवल CO2 के वातावरण में रखा जा सकता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में और CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट लें और इसको हम गर्म कर दें उच्च ताप पर तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। बेरिलियम कार्बोनेट अस्थायी होता है, इसलिए इसको CO2 के वातावरण में रखते हैं। क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेटों का जो तापीय स्थायित्व होता है धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। मीन्स यदि हम बात करते हैं बेरिलियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, तो किसका आकार सबसे छोटा आकार इसका है, इससे बड़ा आकार इसका है, इससे बड़ा आकार इसका है, इससे भी बड़ा आकार इसका है और सबसे बड़ा आकार किसका है, इसमें बेरियम। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इनका जो तापीय स्थायित्व है वो धनायन का आकार बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। क्षारीय मृदा धातु तत्वों के सल्फेट्स, क्षारीय मृदा धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके संगत सल्फेट्स बनाते हैं, जैसे Mg
H2SO4 से रिएक्शन करे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी प्रकार मान के चलिए हमारे पास कोई ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये H2SO4 से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4 प्लस H2O। तो इस प्रकार क्षारीय मृदा धातु तत्वों के सल्फेटों को या तो क्षारीय मृदा धातुओं पर या उनके ऑक्साइड्स पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट श्वेत और ठोस होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं और ठोस होते हैं और ताप के प्रति स्थायी होते हैं। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शीघ्रता से जल में विलय हो जाते हैं। बेरिलियम आयन और मैग्नीशियम आयन की जलयोजन एंथैल्पी इनकी जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है, अतः इनके सल्फेट जल में विलय होते हैं। कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक विलयता कम होती जाती है। तो ये आपके पास इनकी विलयता का घटता हुआ क्रम है। इन धातुओं के कार्बोनेटों को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलकर इनके नाइट्रेट प्राप्त किए जाते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इस पर हम नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करें तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O। इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल में घोलने पर कैसा है ये नाइट्रिक अम्ल, डाइल्यूट है यानी तनु है। डाइल्यूट HNO3 में घोलेंगे तो क्या मिलेगा, संगत क्षारीय मृदा धातु का क्या मिल जाएगा, नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्रेट जल के 6 अणुओं के साथ क्रिस्टलित होता है, जबकि बेरियम नाइट्रेट निर्जल लवण के रूप में क्रिस्टलित होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ 6 क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। कितने अणु हैं, 6। लेकिन जो बेरियम नाइट्रेट है यहाँ पर निर्जल है, यहाँ पर कोई भी क्रिस्टलीय जल इसके साथ नहीं लगा हुआ है। तो ये एक डिफरेंस होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट के क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर्स में कि यहाँ पर 6 अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं, जबकि बेरियम नाइट्रेट निर्जल अणु के रूप में ही क्रिस्टलित होता है। क्षारीय मृदा धातुओं के सभी नाइट्रेटों को गर्म करने पर ये अपघटित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। कोई भी हम नाइट्रेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं, MgNO3 होल ट्वाइस, इसको गर्म कर दें, गर्म करने पर संगत ऑक्साइड मिलेगा, MgO मिलेगा प्लस NO2 गैस निकलेगी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस करेंगे, अब बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 MgO बन जाएंगे, N हो गए 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और O2। तो इस प्रकार मैग्नीशियम नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसी प्रकार कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार स्ट्रोंशियम नाइट्रेट स्ट्रोंशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बेरियम नाइट्रेट बेरियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात क्षारीय मृदा धातुओं के सभी नाइट्रेटों को गर्म करने पर वे अपघटित होकर संगत ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। बेरिलियम का असंगत व्यवहार, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम। वर्ग 2 का पहला तत्व कौन है, बेरिलियम, और ये वर्ग में मैग्नीशियम और अन्य तत्वों के साथ असंगत व्यवहार दर्शाता है। आप लोग जानते हो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करता है। बेरिलियम का परमाणुीय और आयनिक आकार असाधारण रूप से छोटा होता है, जिसकी तुलना वर्ग के अन्य तत्वों से नहीं की जा सकती। इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी और लघु परमाणु आकार के कारण बेरिलियम के यौगिक वृहद रूप से सहसंयोजी होते हैं, कोवलेंट होते हैं और आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं।
बेरिलियम की उपसंयोजी संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसके संयोजी कोष में केवल 4 कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक 4 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो 1s2 और 2s2 और 2p0। यहाँ पर एक कक्षक है और यहाँ पर 3 कक्षक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारे पास कुल मिला के 4 कक्षक हैं संयोजी कोष में। इससे इसका मतलब क्या है कि इसकी जो उपसंयोजन संख्या है वो 4 से अधिक नहीं हो सकती। जबकि अन्य तत्वों के लिए क्या है? अन्य तत्वों की उपसंयोजन संख्या 6 हो सकती है, क्योंकि उन तत्वों के जो बाह्यतम कोष होता है उसमें ड्यूप कोष भी होता है। जैसे मैग्नीशियम का हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो 3 के पास क्या है? थर्ड p और d भी होता है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर एक कक्षक s का है, p के 3 है और d के भी 5 है। तो इन पर जो d कक्षक भी प्रयोग में आ सकते हैं, इसलिए इनकी उपसंयोजन संख्या 6 हो सकती है। अन्य सदस्यों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों के विपरीत बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का स्वभाव उभयधर्मी होता है। बेरिलियम ऑक्साइड ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर सकता है। ये अम्ल से भी रिएक्शन कर सकता है और ये क्षार से भी रिएक्शन कर सकता है। अम्ल से रिएक्शन करता है तो बेरिलियम क्लोराइड मिल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। जब क्षार से रिएक्शन करता है तो सोडियम बेराइट बन जाता है। तो इस तरह से बीईओ जो है वो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर क्षार के रूप में व्यवहार कर रहा है और यहाँ पर अम्ल के रूप में व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी एम्फोटेरिक होती है। अब बात करते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध की। बेरिलियम वर्ग 2 में और ये वर्ग 13 में है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और इधर बात करते हैं तो बोरॉन और एल्यूमिनियम। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करती हैं। इसका रीजन क्या है? बेरिलियम आयन की अनुमानित आयनिक त्रिज्या 31 पिकोमीटर होती है। इसका आवेश त्रिज्या अनुपात एल्यूमिनियम आयन के लगभग समान होता है। कितना होता है? आवेश और त्रिज्या अनुपात होता है लगभग 0.065 से लेके 0.060, दोनों का लगभग बराबर होता है, बेरिलियम आयन का भी और एल्यूमिनियम आयन का। इसलिए ये एक दूसरे से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। एल्यूमिनियम आयन के समान बेरिलियम शीघ्रता से अम्लों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक फिल्म यानी परत उपस्थित होती है। जिस प्रकार एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उसी प्रकार बेरिलियम के ऊपर भी बेरिलियम ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। क्षार की अधिकता में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड घुल जाता है और बेरिलेट आयन बनाता है। BeOH4 इसकी वैलेंसी होती है -2, ये बेरिलेट आयन देता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी क्या देता है? एल्यूमिनेट आयन देता है। एक रिएक्शन से देखिए, बेरिलियम कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा तो बेरिलेट आयन देगा, तो सोडियम बेरिलेट बनेगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा से जल विलयन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास प्राप्त हो जाता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइड वाष्प अवस्था में सेतु बंधित क्लोराइड की रचना करते हैं। दोनों ही क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और प्रबल लुईस अम्ल हैं। इनका उपयोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों ही सेतु बंधित बनाते हैं। बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम आयन जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होता है और इसके आधार पर क्या बना सकते हैं? उपसंयोजी यौगिक भी बना सकते हैं। जैसे कि एक जर्नल एग्जाम्पल होता है, आप लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होता है कि LiAlH4, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो जटिल आयन बना, तो यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम का एक हाइड्राइड बना हुआ है। इसी प्रकार बेरिलियम भी जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्रैश रिवीजन, आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे हैं
क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण और बेरिलियम का असंगत व्यवहार। गृह कार्य, पहला प्रश्न जो एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.15 है, क्षारीय मृदा धातुओं के निम्न यौगिकों की विलेयता तथा तापीय स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। उनमें आपको नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट के बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित की संरचना बताइए, बेरिलियम क्लोराइड की वाष्प अवस्था में कैसी होती है और बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में कैसी होती है। तीसरा है प्रश्न आपके पास, आप निम्नलिखित तथ्यों को किस प्रकार समझाएंगे। बेरिलियम ऑक्साइड जल में अविलेय है जबकि बेरिलियम सल्फेट विलेय होता है। अगला है, बेरियम ऑक्साइड जल में विलेय है जबकि बेरियम सल्फेट अविलेय होता है। तो इन तथ्यों को आपको समझाना है, यह आपका गृह कार्य होगा। अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे उनमें है कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। कैल्शियम के बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे कि बिना भुजा चूना, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम क्लोराइड है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उनमें से हम कुछ यौगिकों की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।